हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी उत्तराखंड जी के इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों के बारे में दोस्तों। और आज हमारी इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें पार्ट 1 दोस्तों हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वन लाइनर क्वेश्चन है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पार्ट में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, जो कि आपके आगामी यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स हेतु काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, अगर आपके आगामी एग्जाम्स हैं यूके ट्रिपल एस सी के और यूके पीएससी के, तो हमारे चैनल पे मैराथन क्लासें हैं दोस्तों, जिसमें 4 घंटे की एक मैराथन क्लास है और दूसरी दोस्तों एक मैराथन क्लास है 12 घंटे की। ठीक है, ये 2 मैराथन क्लासेज जैसे हैं दोस्तों, जिनमें संपूर्ण परीक्षावाणी को कंप्लीट करवाया गया है। तो अगर आपको परीक्षावाणी को रिविजन करना है, आपके पास में उतना समय नहीं है, आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आपको ये दोनों वीडियोज़ में संपूर्ण परीक्षावाणी को ख़त्म करवाया हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपने हमारी पोस्टमार्टम क्लासेज नहीं देखी हुई हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। पोस्टमार्टम क्लासेज मैंने डिटेल से सारे प्रश्नों को आपका पोस्टमार्टम करते हुए बताया गया है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ दोस्तों हमारी कंटिन्यू हमारे चैनल पर अपलोड होती है। और दूसरा दोस्तों एक मैराथन क्लास है 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि अभी हाल ही में डाली गई है, तो आप उन क्लासेज को जरूर देख लें। अगर आप इतनी उत्तराखंड जी के दोस्तों पढ़ लेते हैं तो पेपर में 90% जो दोस्तों आपका सिलेबस है ना, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वह इन्हीं में से दोस्तों पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इसलिए वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो एग्जाम से पहले आप वो वीडियो देख के जरूर जाइएगा। बाकी हमारे चैनल पर आपको हिंदी की भी दोस्तों कई सारी पोस्टमार्टम क्लासेज मिल जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप आगामी एग्जाम से दोस्तों प्रैक्टिस सेट्स को लगाना चाहते हैं या प्रैक्टिस देना चाहते हैं फ्री में या फिर पेड, अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना नहीं चाहते, या आप टॉपिक वाइज दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, उत्तराखंड की हर टॉपिक के टेस्ट लगाना चाहते हैं, हिंदी के हर टॉपिक के टेस्ट लगाना चाहते हैं, या फिर एक संपूर्ण टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये सारा डाटा ही दोस्तों मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में भी हम दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट उत्तराखंड जीके के प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम से तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, वह पहला परमारवंशी शासक जिसने भोट या तिब्बत पर आक्रमण किया था कौन था? तो विजयपाल दोस्तों परमार राजवंश का पहला शासक था जिसने भोट या फिर तिब्बत पर आक्रमण किया था। और नीति घाटी को पार करके दोस्तों इसने भोट या तिब्बत पर आक्रमण करने वाला, या आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि चीन पर आक्रमण करने वाला प्रथम परमारवंशी शासक कौन था? तो वह था दोस्तों कौन? विजयपाल, जो कि परमार राजवंश के 41वें नंबर का शासक था। और भोट देश पर आक्रमण करने वाला यह पहला शासक था। कौन दोस्तों? विजयपाल। परमार राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कनकपाल परमार राजवंश का संस्थापक था, आपको यह याद रखना है। और परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? स्टार्टिंग में इनकी राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। उसके बाद में दोस्तों अजयपाल के द्वारा इनकी राजधानी को देवलगढ़ स्थानांतरित किया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों अजयपाल के द्वारा ही परमार राजवंश की जो राजधानी है उसको श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हुलैती ताम्रपत्र में किस चंद शासक द्वारा एक गांव दान में देने का वर्णन है? तो भारती चंद के द्वारा दोस्तों हुलैती ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? भारती चंद से। ठीक है, और भारती चंद को दोस्तों चंद राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में भी जाना जाता है। और यह चंद राजवंश के 35वें नंबर तक के शासक थे। ठीक है, और नेपाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंदवंशी शासक कौन था? वो था भारती चंद, जिसने नेपाल की अधीनता को अस्वीकार किया था। और उसके बाद में इसको इसीलिए चंद राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक कहा जाता है। और इसके दोस्तों एक हुलैती ताम्रपत्र में हमें भारती चंद के द्वारा एक गांव दान में देने का वर्णन मिलता है। ये आपको याद कि डोटी पर आक्रमण करने वाले प्रथम शासक के रूप में भी दोस्तों इन्हीं को जाना जाता है। और जो नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, तो नायक जाति की उत्पत्ति भी किसके समय पर हुई थी? वह भी आपका भारती चंद के समय पर ही हुई थी। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड से किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? ठीक है, तो दांडी यात्रा में कुल दोस्तों 78 अनुयायी थे। और दांडी मार्च चला था 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 के मध्य में, जिसमें 78 में से 3 जो दोस्तों सत्याग्रही थे वह उत्तराखंड से संबंधित थे। कौन कौन थे? ये थे भैरव दत्त जोशी जी, ज्योतिराम कांडपाल जी और खड़ग बहादुर जी। ठीक है, तो उत्तराखंड से गांधी जी की दांडी यात्रा में किस किस ने भाग लिया था? 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था, भैरव दत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल जी और खड़ग बहादुर जी ने। और दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक दोस्तों आपके क्या चली थी दोस्तों? दांडी यात्रा या दांडी मार्च चला
था। ठीक है, अगला प्रश्न है 1921 में ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना दोस्तों 1921 में की गई थी और किसके द्वारा की गई? देवकीनंदन पांडे जी तथा भागीरथ पांडे जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि ताड़ीखेत स्थित प्रेम विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? देवकीनंदन पांडे जी तथा भागीरथ जी के द्वारा। ठीक है, भागीरथ पांडे जी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा किससे संबंधित थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा दोस्तों जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, कब किया गया? 1947 में किया गया। यह कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन से संबंधित है। किससे दोस्तों? कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन से संबंधित है दोस्तों। कौन? आपका मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, और उत्तराखंड के से प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त किसको हुआ था दोस्तों? वह भी मेजर सोमनाथ शर्मा जी को ही हुआ था। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछाता है मेजर सोमनाथ जी से। ठीक है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा आपको याद रखना है, 4थी कुमाऊं रेजिमेंट के थे और भारत का जो सर्वोच्च रक्षा सम्मान है परमवीर चक्र, इनको प्राप्त हुआ था कब? 1947 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस वर्ष थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को दोस्तों विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया कब दोस्तों? 1949 में। ठीक है, 1949 में, और 1949 में इसे दोस्तों विश्वविद्यालय का दर्जा देकर इसका नाम कर दिया गया दोस्तों, क्या? रुड़की विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया गया। ये भी आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। और थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। तो थॉमसन कॉलेज ऑफ, मतलब सबसे पहले इंजीनियरिंग जो कॉलेज की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? वह हुई थी 1847 में। ठीक है, और उसके बाद में इसका नाम दोस्तों थॉमसन कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज रख दिया गया था, और उसके बाद में इसका नाम 1949 में परिवर्तित करके रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया, और वर्तमान में दोस्तों हम इसे IIT रुड़की के नाम से जानते हैं। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रहने चाहिए, एग्जाम में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? यह दिया गया दोस्तों कब? आपका 1949 में। इसके बाद में इसे रुड़की विश्वविद्यालय कहा गया, और स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय भी कौन सा था? यही था जो आपका थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। ठीक है, वर्तमान में इसे IIT रुड़की यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1847 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1854 में इसका नाम बदलकर दोस्तों थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रख दिया गया था। ये सारे पॉइंट ही दोस्तों आपको याद रखने हैं IIT रुड़की से। ठीक है, उसके बाद में इसे IIT रुड़की का दर्जा कब प्रदान किया गया दोस्तों? तो 21 सितंबर 2001 को दोस्तों इसे देश के 7वें IIT का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो IIT रुड़की। अगला प्रश्न है, नेपाल का पुनर्जागरण किसकी पुस्तक है? तो परिपूर्णानंद पेन्युली जी की पुस्तक है नेपाल का पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो तुंगनाथ मंदिर दोस्तों, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और पंच केदारों में स्थित तृतीय केदार के रूप में दोस्तों तुंगनाथ मंदिर या तुंगनाथ धाम को जाना जाता है, जहाँ पे भगवान शिव के भुजंग वाले भाग की पूजा की जाती है। इसे हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, और तुंगनाथ मंदिर दोस्तों चंद्रशिला पहाड़ी पर स्थित है। भगवान शिव के मतलब विश्व में भगवान शिव के सबसे ऊंचे मंदिर के रूप में भी तुंगनाथ मंदिर को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जनपद सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद, जहाँ की पुरुष साक्षरता है 93.90%, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों कौन सा? हरिद्वार जनपद। ठीक है, और पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का दोस्तों भारत में 13वां स्थान है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और वहीं महिला साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? महिला साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में 20वां स्थान है। और ओवरऑल साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ओवरऑल साक्षरता में दोस्तों उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है। ये आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में, और सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार में। ठीक है, और वहीं सर्वाधिक साक्षरता की बात करें दोस्तों, तो सर्वाधिक साक्षरता है कहाँ पे? देहरादून जनपद में, और सबसे कम साक्षरता है दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद में। ठीक है, और वहीं बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता के बारे में दोस्तों, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? देहरादून जनपद में स्थित है। और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है उत्तरकाशी जनपद में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्य गठन के बाद अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है? तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान दोस्तों हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है राज्य की अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है, 12 आना BC भूमि व्यवस्था किसने लागू की थी? तो कमिश्नर हेनरी रैमजे जी के द्वारा 12 आना BC भूमि व्यवस्था को लागू किया गया था। और उत्तराखंड के जो प्रथम या प्रमुख कुमाऊं कमिश्नर थे, उनके ऊपर दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी में कैंपबेल बोर्डिंग स्कूल
की स्थापना किसने करी थी? तो प्रताप शाह के द्वारा टिहरी गढ़वाल में कैंपबेल बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की गई थी। कोठार बांध उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो कोठार बांध दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? कोसी नदी पर दोस्तों कोठार बांध स्थित है। अगला प्रश्न है दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लैंसडाउन में दोस्तों आपका दरबान सिंह संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न है गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन स्ट्रेची के द्वारा दोस्तों गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया था। कब? 1853 में। किसने? जॉन स्ट्रेची। अगला प्रश्न है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहाड़ी क्षेत्र के पिछड़ेपन और गरीबी को देखते हुए किस वर्ष उत्तराखंड के लिए पृथक प्रशासनिक इकाई का सुझाव दिया था? तो 12 मई 1970 को दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहाड़ी क्षेत्र के पिछड़ेपन और गरीबी को देखते हुए उत्तराखंड के लिए पृथक प्रशासनिक इकाई का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों किस सूबा के द्वारा अल्मोड़ा से नेपाल तक प्रत्येक हफ्ते डाक पहुंचाने के लिए डाक चौकियों का निर्माण किया गया था? तो बमशाह चौतरिया के द्वारा दोस्तों अल्मोड़ा से लेकर नेपाल तक प्रत्येक हफ्ते डाक पहुंचाने के लिए डाक चौकियों का निर्माण किया गया था। वहीं अगर पूछा जाता है कि अल्मोड़ा से लेकर श्रीनगर तक दोस्तों डाक व्यवस्था को किसने सर्वप्रथम लागू किया था? तो ये थे कौन? एडवर्ड गार्डनर के द्वारा। कब? 1815 में। अगला प्रश्न है माई जर्नी टू द टॉप किसकी आत्मकथा है? तो बछेंद्री पाल दोस्तों जो कि एवरेस्ट पर चलने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, इनकी दोस्तों आत्मकथा है क्या? माई जर्नी टू द टॉप। अगला आपका प्रश्न है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 21 सितंबर 2005 को। ठीक है, कब? 21 सितंबर 2005 को दोस्तों आपका यूसेक की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। और वहीं दोस्तों यूसेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूसेक का मुख्यालय दोस्तों आपका स्थित है कहाँ पे? देहरादून में। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक तो यूसेक है, एक है यूकोस्ट और एक है यूसर्क। ठीक है, तो अगर बात करें यूसेक की स्थापना तो आप लोगों को पता है दोस्तों कब हुई थी? 21 सितंबर 2005 को यूसेक की स्थापना हुई थी, जिसे उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहते हैं। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला दोस्तों एक है उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद। ठीक है, तो उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 21 फरवरी 2005 को। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद इसको कहते हैं यूकोस्ट। ठीक है, एक ऐसे दोस्तों यूसर्क है। यूसर्क यानी कि उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क की स्थापना में दोस्तों 2005 में ही हुई थी, 2 फरवरी 2005 को। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला आपका प्रश्न है 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला जिला कौन सा है? तो 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला जनपद दोस्तों कौन सा आपका? देहरादून जनपद। ठीक है, और वहीं उत्तराखंड राज्य की 10 की वृद्धि दर के बारे में दोस्तों बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जो आपकी 10 की वृद्धि दर थी वह कितनी थी दोस्तों? 18.81%। ठीक है, और 10 की वृद्धि दर में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान था? 18वां स्थान था। और सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर किस जनपद में हुई थी दोस्तों? ये हुई थी देहरादून जनपद में। ठीक है, और वहीं बात करें कि उत्तराखंड का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला था दोस्तों आपका कौन सा? उधम सिंह नगर जनपद। ठीक है, और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? वह था पौड़ी गढ़वाल जनपद। ये आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न क्या पूछा गया? देखिए 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी वाला राज्य था देहरादून, लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ हुई थी? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई थी दोस्तों, या सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? वह था उधम सिंह नगर जनपद। ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है राज्य में दीपक परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है दीपक परियोजना। मसूरी गन हिल रोपवे की स्थापना कब की गई थी? 1970 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन कब किया गया? तो 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस मंदिर क्षेत्र में कुमाऊं में यक्षों के निवास की पुष्टि मिलती है? तो यक्षों के निवास की पुष्टि मिलती है दोस्तों कौन से? जाखन देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा स्थित है। इस मंदिर से दोस्तों क्या होती है? कुमाऊं में यक्षों के निवास की पुष्टि मिलती है। अगला प्रश्न है किस झील की ऊपरी सतह कुकुर मकरी शैवाल से आच्छादित रहती है? तो नैनीताल झील की जो ऊपरी सतह है दोस्तों वह कुकुर मकरी शैवाल से आच्छादित रहती है। और नैनीताल झील दोस्तों कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, इसे नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। और नैनीताल को दोस्तों हमारा झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है,
और सरोवर नगरी के नाम से भी दोस्तों आपका कौन सा नैनीताल को ही जाना जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक जो तालें हैं वह कहाँ स्थित हैं दोस्तों, तो अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो तब भी आपको नैनीताल ही दोस्तों आंसर लगा के आना है, ठीक है। झीलों की नगरी, सरोवर नगरी, ये सब दोस्तों नैनीताल को कहा जाता है और इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है, ठीक है। नैनीताल कहाँ स्थित है, नैनीताल जनपद में ही नैनीताल स्थित है, जिसे त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। और यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये भी, और कुकुरमुली मुकरी सहवाल से या सहवाल के कारण इसे प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। इसी के पास में नैना देवी मंदिर भी स्थित है। अगला प्रश्न है, चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील, जिसे दोस्तों मिस्ट्री लेक या रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है, तो यह रूपकुंड झील कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। से किस राजा के 600 वर्ष पूर्व कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं, तो राजा यश धवल और उनकी रानी बल्पा और उनके जो अन्य ऋषि मुनि थे उनके दोस्तों यहाँ पर 600 वर्ष पूर्व कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं। कहाँ पे, रूपकुंड झील में। उत्तराखंड की मिस्ट्री लेक के रूप में दोस्तों रूपकुंड को जाना जाता है, जो कि चमोली जनपद के थराली विकासखंड में स्थित है, ठीक है। और राजा यशधवल और राजी बलिया के कंकाल आज भी यहाँ से मिलते हैं, इसी कारण इस ताल को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रशस्तियों में सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है, तो बाड़ाहाट प्रशस्ति में दोस्तों सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। टिहरी रियासत के संस्थापक के रूप में और परमार राजवंश के 55वें शासक के रूप में सुदर्शन शाह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि उपाधि किस राजवंश की है, तो वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि उपाधि जो है यह कत्यूरी राजवंश की है। और कत्यूरी राजवंश के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों, बसंत देव को जाना जाता है। और अंतिम शासक के रूप में दोस्तों किसको जाना जाता है, तो ब्रह्मदेव को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार परक हेतु संचालित प्रशिक्षण योजना का नाम क्या है, तो 18 से लेकर 35 वर्ष तक की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु जो योजना है वह है रहबर योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जौनसारी जनजाति में विवाह से पूर्व कन्या को क्या कहा जाता है, तो विवाह से पूर्व कन्या को ध्यांति या ध्यंति कहा जाता था, और वहीं विवाह के बाद दोस्तों कन्या को क्या कहा जाता है, रयांति कहा जाता है। तो ध्यांति रयांति का संबंध किस जनजाति से है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा जौनसारी जनजाति से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड परिवहन निगम यूटीसी की स्थापना कब की गई थी, तो 30 अक्टूबर 2003 को दोस्तों यूटीसी यानी कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय स्वरोजगार योजना का संबंध किससे है, तो राज्य में सौर ऊर्जा के विकास से संबंधित है सूर्योदय स्वरोजगार योजना। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है, और उत्तराखंड राज्य की साक्षरता कितनी है, 78.82% है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की दूसरी बैठक एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप कहाँ संपन्न हुई है, तो 25 से 27 मई 2023 के मध्य में दोस्तों दूसरी बैठक एंटी करप्शन जो वर्किंग ग्रुप है यह नरेंद्र नगर में संपन्न हुई है, ठीक है, उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में। और वहीं पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई थी दोस्तों, उत्तराखंड में रामनगर में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया, तो 1972 में दोस्तों पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया। और वहीं अगर इस कॉलेज की स्थापना की बात करें दोस्तों, जीबी पंत या पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 17 नवंबर 1960 को दोस्तों आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सशक्तिकरण हेतु राज्य में जेंडर बजट के तहत राज्य बजट का कितना प्रतिशत भाग महिला एवं बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान है, तो 30% जो भाग है दोस्तों राज्य बजट का वह महिला एवं बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान है जेंडर बजट के तहत। अगला हमारा प्रश्न है, अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ किरातों के वंशज आज भी कुमाऊं के किन क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो अस्कोट और डीडीहाट के क्षेत्रों में दोस्तों किरातों के वंशज आज भी दोस्तों निवास करते हैं अपने स्वतंत्र जो भाषाई अस्तित्व मुंडा भाषा के साथ में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग दोस्तों कार्यशील हैं, तो 38.39 यानी कि 38.39% लोग जो हैं दोस्तों वह कार्यशील हैं। कहाँ पर, राज्य की कुल जनसंख्या में। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली दोस्तों याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई, तो 1979 यानी कि 1979 में दोस्तों अल्मोड़ा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला सदस्य कौन थी, वह थी श्रीमती चंद्रावती लखनपाल जी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मित्र योजना सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी, तो श्रीनगर से 2006 से दोस्तों हरक सिंह रावत जी के द्वारा पर्यावरण मित्र योजना को शुरू किया गया था।
कत्यूरी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किसके द्वारा किया गया, या कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम अबाध्य रूप से प्रयोग किसने किया? एटकिंसन के द्वारा किया गया 1884 में। 1921 में किसके नेतृत्व में देहरादून में बैलगाड़ी आंदोलन चलाया गया था? तो मुकुंदी राम जी के नेतृत्व में दोस्तों 1921 में देहरादून में बैलगाड़ी आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का वास्तविक नाम क्या था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का वास्तविक नाम था वीर चंद्र सिंह भंडारी, यानी कि चंद्र सिंह भंडारी। गढ़वाल राइफल्स के 2/18 टुकड़े के सदस्य थे और इनको दोस्तों पेशावर कांड के नायक के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है पेशावर कांड के नायक के रूप में? जाना जाता है दोस्तों किसे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को। गढ़वाल राइफल्स के 2/18 टुकड़े के सदस्य थे और पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, कश्मीर के दक्षिण पूर्व सीमा से लेकर नेपाल के पूर्वी भाग तक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि कश्मीर के दक्षिण पूर्व सीमा से लेकर नेपाल के पूर्वी भाग तक बोली जाती है। जौनसारी जनजाति में भेड़ पालकों द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो नुणाई त्यौहार दोस्तों जौनसारी जनजाति में भेड़ पालकों द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है, राज्य में या किस जिले में प्रतिवर्ष मनसार का मेला लगता है? तो टिहरी गढ़वाल जनपद की सुदर्शन पट्टी में प्रत्येक वर्ष दोस्तों मनसार का मेला लगता है। घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा किया गया था? तो बाज बहादुर चंद्र जी के द्वारा घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, टिहरी नगर को आदर्श नगर बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो राजा प्रताप शाह के द्वारा दोस्तों टिहरी नगर को आदर्श नगर बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया और प्रताप शाह के द्वारा प्रताप नगर की भी स्थापना की गई थी दोस्तों। कब की गई? 1877 में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर किस आयोग का गठन किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हमने उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कमेंट्स अच्छे होंगे दोस्तों तो हम जल्द से जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो तैयारी करना चाहते हैं, उत्तराखंड को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए तथा प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको उत्तराखंड और हिंदी के संपूर्ण कोर्सेज, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीजेस, डेली मंथली टेस्ट सीरीजेस, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सभी चीज़ें दोस्तों अवेलेबल हो जाती हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सभी चीज़ें आपको हमारी एप्लीकेशन पर दोस्तों अवेलेबल हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।